हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम अकाडमी परिवार में। मैं सूरज कुमार। आज हम लोग जो आपका क्लास 12th का ज्योग्राफी का आपका एग्जाम होने वाला है कल, उसके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है? तो देखो, जो आपके पास व्यापार होता है ये तृतीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। गो नंबर का ऑप्शन 1 का करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर की क्रियाकलाप नहीं है? द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है, आपको बताना है। तो जो आपके पास मछली पकड़ना, यही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? कौन सा ऐसा सेक्टर है जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जैसे शहरों में बहुत ज़्यादा रोजगार प्रदान करने का काम करता है? तो देखो, सेवा। ठीक है, याद रखना मेरी बात। 3 नंबर का ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वे काम जिनमें उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं कहलाते हैं। तो देखो, मेरा बात समझो। उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण जो होते हैं, ये बेसिकली चतुर्थ क्रियाकलाप यानी कि ग नंबर में होता है। तो आपके पास ग नंबर का ऑप्शन आपका 4 का 3 नंबर या फिर ग नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर में से संबंधित है? चतुर्थ सेक्टर से संबंधित कौन सा क्रियाकलाप है? तो देखो, जो आपके पास विश्वविद्यालयी अध्यापन जो होगा, यही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चतुर्थ सेक्टर से संबंधित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लिखा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? आपको बताना कौन सा ऐसा कथन है जो सत्य नहीं है। तो जो आपके पास यहाँ जो देख सकते हो, मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता देता हूँ। देख लो, जो गौ नंबर का है, लिखा है कि बीपीओ के पास आपके पास पीओ की तुलना में बृहत व्यावसायिक अवसर होता है। यही गलत बात है, बाकी आपका सही है, आप लोग पढ़ के देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि स्वर्ण कॉलर का संबंध निम्न में से किस आर्थिक क्रियाकलाप से है? पंचम क्रियाकलाप, घ नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यह कि जिन नगरों में बड़ी बड़ी वैश्विक कंपनियां के मुख्यालय होते हैं, क्या कहलाता है वो? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग याद रखना, आपके पास वैश्विक नगर कहते हैं हम लोग उसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ क्रियाकलाप वर्ग में निम्नलिखित में से कौन से घटक हैं? तो याद रखना मेरी बात, जो आपके पास यहाँ पे शिक्षा, सूचना, शोध, प्रबंध होता है, यही सब आएगा। घ नंबर का 9 का जो ग नंबर का ऑप्शन है आपके पास, ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए 10 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। 10 नंबर के प्रश्न आपके पास लिखा है कि लाल कॉलर कर्मियों का संबंध निम्न में से किस आर्थिक क्रियाकलाप से है? तो प्राथमिक क्रियाकलाप आपका सही आंसर हो जाएगा। 10 का क करेक्ट हो जाएगा। चलिए 11 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। लिखा है कि चिकित्सा पर्यटन है। तो चिकित्सा और जो पर्यटन होता है, ये है आपके पास क्या है बताओ? तो इन ऑप्शनों में अगर मैं बात करूँ, देख लो, चिकित्सा हेतु पर्यटन, यही सही आंसर हो जाएगा। चिकित्सा हेतु पर्यटन। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यटन किस आर्थिक गतिविधि का अंग है? तो पर्यटन जो होता है, याद रखना मेरी बात, जो आपके पास तृतीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत में आता है, इसी का एक अंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह कि निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया है, या फिर बोलो कि किया गया? बताओ यहाँ में से कौन सा? तो देखो, यहाँ पे जो आपके पास रोपण कृषि होगा, यही सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो बताओ कौन रोपण फसल नहीं है? तो आपके पास गेहूं सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न देशों में से किस देश में सरकारी कृषि का फसल परीक्षण किया गया? तो भाई साहब याद रखना मेरी बात, जो आपके पास डेनमार्क है, इसी में क्या गया था? तो आपके पास ख नंबर का ऑप्शन 3 का करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। देखो, जो 4 नंबर का प्रश्न आपके पास लिया है कि निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? तो याद रखना मेरी बात कि जो आपके पास अमेजन बेसिन होगा, इसी में नहीं किया जाता है। आपका घ नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फूलों की कृषि क्या कहलाती है? तो फूलों की जो कृषि है, याद रखना, पुष्पोत्पाद कहलाता है। आपके पुष्पोत्पादन कहलाता है, याद रखना मेरी बात। तो यही सही आंसर हो जाएगा। घ नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फसलों की कृषि की जाती है? तो याद रखना मेरी बात, जो आपके पास भूमध्य सागरीय कृषि में किया जाता है। ख नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का है? तो याद रखना मेरी बात कि जो आपके पास यहाँ पे
आदिकालीन निर्वाहक कृषि जो होगा यही सही आंसर हो जाएगा। तो ख नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? तो देखो यहाँ पे जो आपके पास मिश्रित कृषि हो जाएगा, यही एकल कृषि नहीं है क्योंकि मिश्रित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खनन की कितनी विधियां हैं? तो खनन की अगर बात करूँ तो 2 विधियां हैं। सामूहिक कृषि को कालक खोज नाम कहाँ दिया गया? तो याद रखना आपके पास जब आपके पास सामूहिक कृषि, इसको हम लोग कालक खोज जो है ये नाम आपका जो दिया गया, याद रखना कि जो आपके पास सोवियत संघ में दिया गया, आपके पास घ नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 10 का। चलिए 11 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। लेकिन सहकारी कृषि को सर्वाधिक सफलता किस देश में मिली है? तो सहकारी कृषि को जो आपके पास डेनमार्क है, इसमें सबसे ज़्यादा सफलता मिला है। भूमध्य सागर कृषि में उगाई जाने वाली फसल है। तो जो आपके पास जो फसल है जो उगाई जाती है भूमध्य सागर में, वो देखा जाए तो ये सभी ही अंगूर हो गया, जैतून हो गया, अंजीर हो गया, ये सभी का सभी उगाया जाता है। तो घ नंबर का ऑप्शन 12 का इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर के प्रश्न पर आता है। तो देखो जो 13 नंबर के प्रश्न आपके पास रोपण कृषि में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल है। तो इसमें भी देखा है तो चाय जो आपके पास ऑप्शन ए में है, रबड़ हो गया, उसके बाद गन्ना हो गया, सभी आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। घ नंबर का उपयोग ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि ये सभी उगाया जाता है। यह कि मलेशिया एवं इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम क्या है? तो स्थानीय नाम जो आपके पास है वो होता है आपके पास लदांग। आपके पास ख नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि हार्टिकल्चर किससे संबंधित है? तो याद रखना मेरी हॉर्टी जो कल्चर होता है या हार्टिकल्चर जो बोलना है, ठीक है, ये जो संबंधित रखता है ये बेसिकली फल व सब्जी से संबंध रखता है। घ नंबर का ऑप्शन 15 का करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 16 नंबर का जो प्रश्न आपके पास है कि ब्राजील में कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? तो ब्राजील में याद रखना आपको उसको आपके पास फेजेंडा कहा जाता है, आपके पास कॉफी वाले बागान को। निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है? तो रोपण फसल की बात करूं, पहले पूछा था कौन रोपण फसल नहीं है, इसमें पूछा कौन रोपण फसल है। तो देखो यहाँ पे जो आपके पास कोको हो जाएगा, इसका सेंस हो जाएगा रोपण फसल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसार के किस भाग में कर्तन और दहन कृषि को झूमिंग के नाम से जाना जाता है? तो झूमिंग के नाम से जाने जाने वाला अगर मैं भाग की बात करूं, जहाँ पे झूमिंग के नाम से कर्तन और दहन फसल को जाना जाता है, फिर कृषि को जाना जाता है, फसल नहीं कृषि को जाना जाता है, कर्तन और दहन को, तो वो है आपके पास जो आपके पास भारत और उत्तरी पूर्व राज्य में इसको कहा जाता है। याद रखना मेरी बात, ठीक है, हमारी भारत की बात चल रही है। तो घ नंबर का 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर के प्रश्न पर आता है कि निम्न में से प्राथमिक क्रियाकलाप कौन सा है? तो जो आपके पास खेती है यही प्राथमिक क्रियाकलाप में आता है। यह कि रबड़ किस प्रकार की कृषि की उपज है? तो जो आपके पास रोपण कृषि की उपज होगी, याद रखना मेरी बात। यह है कि आपके पास बुशमैन कहाँ के निवासी है? तो बुशमैन जो है याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तरी कालाहारी के ये निवासी है। आपका घ नंबर का ऑप्शन 21 का करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए कुछ सब्जेक्टिव प्रश्नों पर करते हैं। पर्यटन क्या है? देखो पर्यटन तीर्थक क्रियाकलापों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ये तीर्थक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, याद रखना मेरी बात, ऑब्जेक्टिव बन सकता है। पर्यटन एक ऐसी आपके पास यात्रा होती है जो व्यापार के बजाय आमोद, साथ ही साथ आमोद प्रमोद अथवा मनोरंजन के उद्देश्य से की जाता है, तो किया जाता है फिर की जाती है, याद रखना मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। फुटकर व्यापार सेवा क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखो लिखा है कि वैसी सभी व्यापारिक क्रियाकलाप जिनके अंतर्गत उपभोक्ता आवश्यकताओं की वस्तुओं को प्रतिष्ठान एवं भंडार से प्रत्यक्ष खरीद सकते हैं। साथ ही साथ देखा है तो जैसे कि आपके पास अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो फेरी हो जाएगा, रेहड़ी डाक आदेश हो जाएगा, साथ ही साथ देखा है तो आपके पास दूरभाष हो जाएगा, साथ देखा है तो आपके पास ये सारी जो यही सब है जो कि है आपके पास एग्जाम्पल जो कि आप लोग याद रख सकते हो। लिखा है कि तीर्थक व्यवसाय से आप क्या समझते हैं? तो देखो तीर्थक व्यवसाय अथवा क्रियाकलाप, व्यवसाय बोले क्रियाकलाप बोलो, के अंतर्गत किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता है। इसमें किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता है। इसके अंतर्गत अमूर्त सेवाओं को शामिल किया जाता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, परिवहन, यही सभी हो जाएगा। ये प्रश्न बन सकता है शिक्षा आपके पास, स्वास्थ्य, व्यवहार मैंने बोल दिया, व्यापार, परिवहन, ये सभी किस में आता है? तो तीर्थक व्यवसाय में आता है। ये सब याद रखिएगा मेरी बात। ग्रामीण आपके पास विपणन केंद्र क्या है? तो याद रखना ग्रामीण विपणन जो कि आपके पास केंद्र के अंतर्गत जो आपके पास अर्ध नगरीय व्यापारिक केंद्रों को शामिल किया जाता है, याद रखना मेरी बात। तथा साथ ही साथ जो अपने आसपास
व्यवस्थित ग्रामीण बस्तियों को संग्रह और वितरण जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं, ठीक है, फिर करती है, जो भी है। साथ ही साथ अगर ये प्रश्न अगर कभी आपके पास आया, इंटरनेट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखना। इंटरनेट संचार की अत्याधुनिक या फिर बोले कि अत्याधुनिक सेवा है। यह वाइड एशिया नेटवर्क, WAN, ठीक है, वाइड एशियन नेटवर्क, इसका आपके पास देखा है तो शॉर्ट फॉर्म WAN, ये वाइड, ये देखा WAN भी कहलाता है, फिर बोल के वाइड एशिया नेटवर्क भी कहलाता है। इंटरनेट का समझ लो एक प्रकार से नाम, ठीक है, जिसके माध्यम से संपूर्ण देश अथवा महाद्वीप आपस में जुड़े होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखा कि आपके पास वैश्विक गांव क्या है, तो देख लो आपके पास इंटरनेट के माध्यम से संपूर्ण विश्व आपस में जुड़े होते हैं, अतः विश्व के किसी भी कोने में घटने वाली घटना कुछ सेकंडों में विश्व भर में क्या होती है, प्रसारित या फिर बोलो फैल जाती है। इस घटना के कारण विश्व गांव का देखा है तो उद्भव होता है, ठीक है, तो यही चीजें हैं, याद रखना मेरी बात। पर्यटन को प्रभावित करने वाले 2 कारकों को लिखे, तो सबसे पहली बात हो गया मांग और दूसरी बात परिवहन की सुविधा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिवहन क्या है बताओ, तो परिवहन वह व्यवस्था है जिसमें वस्तुओं और यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आता है प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट भी था। संचार सेवा क्या है, तो वो संचार सेवाओं के अंतर्गत शब्दों और संदेशों, तथ्यों तथा विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। उसी प्रकार से चिकित्सा पर्यटन क्या है, अभी ये मैंने आपको शायद ऑब्जेक्टिव भी कराया, जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन से जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चिकित्सा पर्यटन कहते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट प्रश्न आपके पास, व्यापारिक केंद्र किसे कहते हैं, तो देखो आपके पास व्यापार अथवा वाणिज्य की सेवाएं उपलब्ध कराने वाले कस्बे और नगर व्यापारिक केंद्र कहलाता है। तो व्यापारिक केंद्र क्या कहलाता है समझ में आपके पास, व्यापारिक केंद्रों को ग्रामीण तथा नगरीय बाजार केंद्रों में विभक्त किया जाता है। तो इन दोनों पॉइंटों को याद रखिएगा, व्यापारिक केंद्र से रिलेटेड है और इंपॉर्टेंट भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं जितना भी कोशिश कर रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट है। आखेट से आप क्या समझते हैं, तो देखो परंपरागत शैली से आपके पास अर्थात पत्थर तथा लकड़ी से निर्मित औजारों एवं तीरों का उपयोग कर जंगली पशुओं तथा मछलियों का शिकार करना ही क्या कहलाता है, आपके पास आखेट कहलाता है। ये आप लोगों ने सुना भी होगा बहुत बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। संग्रह क्या है, आपके संग्रहण क्या है, तो देखो प्राचीन काल में मनुष्य द्वारा अपने भोजन, वस्त्र, सुरक्षा और आवश्यकताओं के लिए वस्तुओं का संग्रह जो करते थे उसी को हम लोग संग्रहण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पशु चारण किसे कहते हैं, तो याद रखना भौगोलिक परिवेश में उपलब्ध उपयोगी पशुओं का अपने भरण पोषण हेतु पालन करना ही क्या कहलाता है, आपके पास पशुचारण कहलाता है। देखा कि कुत्तों एवं रेंडियर का उपयोग बोझा ढोने वाले पशुओं के रूप में किस क्षेत्र में किया जाता है, तो आर्कटिक और उपध्रुवीय क्षेत्रों में, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह कि आपके पास चलवासी पशुचारण से आप क्या समझते हैं, देखो चलवासी पशुचारण की अगर बात करो, चलवासी पशुचारण में लोगों को अपने पशुओं के लिए चारागाह की तलाश में बार बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने निवास को क्या करना पड़ता है, स्थानांतरित करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, रोपण कृषि की शुरुआत किन लोगों के द्वारा की गई, तो याद रखना यूरोपीय लोगों के द्वारा रोपण कृषि की शुरुआत किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखने वाले यूरोपीय देश का नाम बताइए, तो नीदरलैंड आपके पास हो गया, ठीक है। देखा है तो नीदरलैंड, यहाँ विशेष रूप से आपके पास ट्यूलिप की कृषि की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से देश में व्यापारिक रूप से प्रत्येक किसान सहकारी समिति का सदस्य है, तो देखा है तो डेनमार्क, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाणिज्य पशुधन पालन क्या है, तो वाणिज्य पशुधन पालन की बात करो तो यह विस्तृत घास भूमि पर आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से किया जाने वाला व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान व्यवसाय है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में उत्तरी पूर्वी स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो उसको हम लोग झूमिंग कहते हैं, ये हम लोगों ने अभी ऑब्जेक्टिव भी किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन मध्य अमेरिका एवं मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि को क्या आपके पास कहते हैं, स्थानांतरित कृषि को देखा जाए मध्य अमेरिका में एवं मैक्सिको में, तो हम लोग उसको मिल्पा कहते हैं। उसी प्रकार से एक प्रश्न आपके पास यह कि ट्रक फार्मिंग क्या है, तो देखो नगरों के
आसपास सब्जियों की खेती करना देखा है तो ट्रक फार्मिंग कहलाता है, क्योंकि सब्जियों को फार्म से बाजार तक ले जाने में ट्रक की सहायता ली जाती है। साथ ही साथ देखा है तो एवं एक ही रात सब्जियों को ट्रक की सहायता से बाजार तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए से इसका नाम जनरली ट्रक फार्मिंग वगैरह रखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खनन से आप क्या समझते हैं? या कि भूगर्भ से प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित या फिर बोलो स्थित खनिजों को खुदाई करके प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? खनन कहते हैं। ठीक है, अब बताओ कि सहकारी कृषि क्या है? तो देखो, किसानों का एक समूह कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए स्वेच्छा से एक सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य करते हैं। इसे क्या कहते हैं? सहकारी कृषि कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास बागवानी अथवा उद्यान कृषि क्या है? तो देखो, खेतों में फसल उगाने की तुलना में प्रायः छोटे छोटे भूखंडों पर सब्जियों और फलों को उगाना ही क्या कहलाता है? बागवानी कृषि कहलाता है, या फिर उद्यान कृषि कहते हैं। लेकिन यहाँ पे मलेशिया में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग लदान कहते हैं। उसी प्रकार से गन्ने की खेती के लिए कौन सा जलवायु क्षेत्र महत्वपूर्ण है? तो देखा है तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। नेक्स्ट जो प्रश्न आपके पास लिखा है कि आपके पास लाल कॉलर श्रमिक से आप क्या समझते हैं? देख लो, प्राथमिक क्रियाकलाप में सम्मिलित लोग जिनका कार्य क्षेत्र घर से बाहर होता है लाल श्रमिक कहलाता है। ठीक है ना। साथ ही साथ देखा है जैसे कि आपके पास मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो कृषक हो गया, दैनिक मजदूर वगैरह आता है। ठीक है, चला आगे बढ़ते हैं। पशुपालन को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो देखा जाए तो पशुपालन को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक है आपके पास चलवासी पशुपालन, उसके बाद आपके पास दूसरा आपके पास वाणिज्य पशुधन पशुपालन। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, ये प्रश्न आप लोग कीजिएगा खुद से, बाकी मैं इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में डाल दूँ, ले जाकर डाउनलोड कर सकते हो। भूमध्य सागर कृषि की विशेषता बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, कुछ कुछ प्रश्न मैं आपको खुद से करने दे रहा हूँ। ठीक है, रोपण कृषि की मुख्य विशेषता बताइए एवं विभिन्न देशों में उगाई जाने वाली कुछ प्रमुख रोपण फसलों के नाम बताइए। ठीक है, तो इस सबको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो खुद से पढ़ने के लिए। चलो, ऊपर वाला भी मैं आपको दे देता हूँ समय, चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, नीचे वाले प्रश्नों के देखो, ये वाला प्रश्न आपके पास प्रमुख आपको देखा जाए तो रोपण फसलों के नाम बताइए। ठीक है, साथ ही साथ देखो उसके बारे में इसकी रोपण कृषि की विशेषताएं भी लिखी हुई, इसको आप लोग पढ़िएगा। चलो इसकी शॉट लो। ठीक है, आगे लो। हाँ चलो, अब मुख्य फसल की अगर बात करें तो ये सभी इसको खींचो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको जरूर कर लीजिएगा। खनन किसे कहते हैं? खनन को प्रभावित करने वाले 2 कारकों का वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको कर लीजिएगा। लो, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब खनन को प्रभावित करने वाले जो 2 मुख्य कारक है, बोले कि 2 जो कारक है वो आपको यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर खुद पढ़िएगा। ठीक है, तो ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैंने आपको सभी टाइप के प्रश्न कवर कराए, ऑब्जेक्टिव भी कवर कराया, आपका जो छोटा छोटा क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, 1 नंबर का, वो भी कवर कराया, 3 नंबर का, 5 नंबर का, जितने जितने प्रश्न होते हैं मैंने सभी टाइप के प्रश्न आपको कवर कराए हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स खोला, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।